नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ खुद की गांव की सच्ची घटित भूतिया कहानी। हाँ जी दोस्तों, मेरे गांव में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक घटना घटित हुई। मैंने सुना भी, देखने भी गई, बट मैंने विश्वास नहीं किया। उस समय तक विश्वास नहीं किया जब तक खुद के घर पर नहीं बीती। आज की जो स्टोरी है यह बहुत ही ज्यादा डरावनी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि सचमुच में डायन, भूत, प्रेत वगैरह होते हैं। डायन जो होती हैं उनकी बहुत सारी कैटेगरी होती है। मेरे यहाँ की जो डायन थी वह बहुत ही बड़ी लेवल वाली डायन थी। उससे पूरा का पूरा गांव तबाह था, बट गांव वाले उसे एक शब्द भी नहीं कहते थे, प्यार से रखते थे। जो वह औरत बोल दे यूं चुटकियों में कर देते थे। उसका इतना ज्यादा खौफ था। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि किसके साथ क्या घटित हुई है। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसको मैं आप लोग के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो डायन थी वह हाल फिलहाल में ही दुनिया छोड़ी है और इसके ऊपर मेरी माँ ने मेरे साथ चर्चा किया, तो मैंने सोचा कि जो एक्चुअल में घटित हुई है उसे तो बताना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, डायन, भूत, प्रेत वगैरह नहीं होता है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो विश्वास है। आप लोग का क्या कहना है? आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? दोस्तों, ये जो कहानी है मेरे गांव की है, इसीलिए मैं उस औरत का नाम चेंज कर दूंगी क्योंकि आज भी उसकी फैमिली गांव में रहती है और जब वह यह स्टोरी सुनेगी तो उसको खराब ना लगे। हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। तो उस औरत का नाम मैं आरती रखती हूँ। दोस्तों, आरती जो है वह शादी करके मेरे गांव में पहुंचती है, मतलब मेरे मैके के गांव में। वह अपने पति के साथ तो रहती ही है, उसका दिल एक और पराये मर्द पे आ जाता है। जो पराया मर्द था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था, हर चीज में गुणी था और उस पराये मर्द की एक वाइफ थी, उसके 2 बच्चे थे, दोनों के दोनों लड़के थे। पराये मर्द की जो वाइफ थी वह इतनी सीधी थी कि अपने पति को अपनी आंखों के सामने देखा गलत करते हुए, फिर भी वह औरत एक शब्द नहीं बोली। वहां से वह हट गई। जब उस औरत ने इस बात को, यानी अपने पति की गंदी बात को आरती के साथ, मतलब ऐसे देख लिया था गंदे टाइम में, वह अपने पड़ोस में एक औरत को बोली। फिर क्या हुआ कि यह पूरे गांव में न्यूज फैल गया क्योंकि गांव की जो औरतें होती हैं वह कोई भी बात को अपने पेट में नहीं रखती, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर ही देती हैं। यहाँ पर उस औरत को पता चलता है कि पूरा गांव वाला जान गया है, तो वह डर के मारे कमरे में खुद को बंद करके थर थर कांप रही थी, रो रही थी। उसको डर था कि मेरा पति घर पे आएगा तो मुझे बहुत मारेगा, बहुत ज्यादा गाली देगा, क्योंकि उसकी बात पूरे गांव में फैल गई है तो उसकी इज्जत उड़ गई होगी, तो वह मुझे बहुत डांटने वाला है। लेकिन हुआ क्या, एकदम से उल्टा। दोस्तों, जो पराया मर्द था जो आरती के साथ रहता था, गलत काम करता था, उसका नाम हम लोग सुरेश रखते हैं। सुरेश जब अपनी वाइफ के पास पहुंचा तो उसने उल्टा अपनी वाइफ से माफी मांगा और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो। इतना सब देखने के बाद भी तुमने एक शब्द नहीं कहा। कोई और होता तो छोड़ के चला गया होता। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उनका ध्यान रख रही हो। आज के बाद से मैं किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। पूरे गांव वाले क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। उस दिन के बाद से सुरेश अपनी फैमिली पर ध्यान देने लगा। उसकी वाइफ अच्छी नहीं दिखती थी, फिर भी अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इधर आरती का माथा बहुत ज्यादा खराब हुआ क्योंकि वह ढूंढ रही थी सुरेश को, बट सुरेश इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं था, इसके साथ रहने के लिए रेडी नहीं था। तो यह गुस्सा कर उस पे जादू टोना कर दी। जादू टोना करने के बाद से यह तो खुश हो गई कि चलो अगर मेरा नहीं हुआ तो उसका भी नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट क्या आया,
वह इंसान चरपाई पर पड़ा रहा 1.25 महीना। उसके बाद उसने दुनिया तोड़ा, वो भी तड़प तड़प के दुनिया तोड़ा। और वह इंसान समझ चुका था कि मुझे चरपाई पर रखने वाला कोई और नहीं, आरती है। उसने मरते टाइम अपनी वाइफ को बोला कि देखो, मैं तो नरकी हूँ, मैंने गलत काम किया है, इसलिए मुझे नर्क जाना होगा, भगवान मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन जिसने ऐसे कंडीशन में मुझे डाला है वह भी तड़प तड़प के मरेगी और उसके बॉडी में कीड़े पड़ेंगे। उस इंसान के कहे हुए शब्द एक्चुअल में सच हुआ। यहाँ पर इतना बोलने के बाद से सुरेश का दम निकल गया। सुरेश की वाइफ छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले जीवन काटी। इधर सुरेश के दुनिया छोड़ने के बाद से जो उसकी आत्मा थी वह आ चुकी थी आरती के पास। आरती के इन हाथों में थी। आरती जो चाहती थी उस आत्मा से कराती थी, क्योंकि सुरेश का ना पूरा आयु खत्म नहीं हुआ था, बीच में ही इस डायन ने मार लिया था। इसकी वजह से सुरेश के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह आरती का कहा हुआ हर एक चीज करता था। कभी कभी सुरेश की आत्मा उसके बेटे की बॉडी पे आ जाती थी और बताती थी कि देखो, आरती मुझे बहुत परेशान कर रही है, आरती मुझे खाने के लिए नहीं देती है, आरती मुझे ऐसे तंग करती है, वैसे तंग करती है, मुझे उससे छुड़ा दो। कितनों भी सुरेश की आत्मा गिड़गिड़ाए बोले, लेकिन सुरेश की वाइफ और उसके बच्चे क्या कर सकते हैं। वे लोग अंदर से तड़पते थे कि पिता जीवित थे तो भी उनको सुखी से नहीं रहने दी, दुनिया छोड़ने के बाद से भी उनको परेशान कर रही है, लेकिन क्या करे। और यह बात पूरे गांव वालों को पता थी। गांव वाले जो थे वह आरती से डरते थे, आरती से बहुत कम बातचीत करते थे। अगर आरती किसी से कुछ मांग ले तो गांव वालों को डर के मारे देना पड़ता था, चाहे चीज एक ही क्यों ना हो। मान लीजिए आरती जो थी वह किसी से कोई सामान मांगी और कोई उस सामान को नहीं देना चाह रहा है, उसके पास एक ही है, फिर भी मजबूरी है, उसको देना पड़ता है आरती को। अगर आरती को नहीं दिया तो आरती ऐसा तूफान लाएगी कि उसके पूरे घर वाले एक एक करके चरपाई पकड़ लेंगे। और बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय था, जो कि गांव वालों को बहुत बाद में पता चला। गांव वालों ने इसका तोड़ निकाल लिया था, क्योंकि आरती का जो गुरु था वह मेरे ही गांव में रहता था। उसने ही आरती को सारी विद्याएं दी थी, तो आरती को उसने जितनी भी विद्याएं दी उसमें वह परिपक्व थी। बट उसको जादू टोना करने के बाद से उसको झाड़ना, उसको उतारना नहीं आता था। वह डायन में हाई लेवल की थी, बट किसी को देख लिया, देखने मात्र से ही टोना हो जाता था, बट उतार नहीं पाती थी। उतारने के लिए उसको अपने गुरु के पास ही जाना पड़ता था। गांव वाले क्या किए कि जिसके घर में भी आरती ने टोना वगैरह कर दिया, वह इंसान आरती के गुरु के पास जाता था, उनको कुछ पैसा देता था। उसके बाद से आरती का जो गुरु था वह झाड़ फूक वगैरह कर देता था, वह इंसान ठीक हो जाता था। फिर इन दोनों ने इस चीज को धंधा बना लिया था। एक टोना करती थी, दूसरा झाड़ता था और आपस में पैसे बांट लेते थे। इसीलिए गांव वाले भी सतर्क हो गए थे। गांव वाले बिना आरती के कुछ बोले उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे, उसको सामान देते थे। आरती बहुत खुश रहती थी। धीरे धीरे करके समय निकला और आरती को भी पता चल गया था कि पूरे गांव वाले जानते हैं कि मैं डायन हूँ। उसको भी डर वगैरह नहीं रहता था किसी से। एक समय की बात है, आरती आई थी मेरे घर पे। जो मेरी मम्मी थी वह ज्यादातर बाहर ही रही है, जैसे कि बनारस, जयपुर एंड और भी सारे शहरों में रही है। तो मम्मी इन सारी चीजों को नहीं मानती थी कि डायन भूत प्रेत वगैरह होता है। मम्मी ने सुना था कि आरती डायन है, तो मम्मी ने क्या किया कि आरती से ही प्यार से पूछ लिया कि एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना, आप कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो नहीं ना, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं आपसे पूछ लूं? आरती हंसने लगी। उसने बोला कि हाँ हाँ बहू रानी पूछिए ना, क्या पूछना है आपको। तब मम्मी ने डरते हुए पूछा कि क्या गांव वाले सच बोलते हैं, आपने सच में डायन विद्या सीखी हुई है? तब वह औरत ठठाके हंसी और मैं वहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। उसने बोला कि हाँ, किसी को कहिएगा मत, गांव वाले तो वैसे जानते हैं, फिर भी मैं खुद के मुंह से नहीं कहती, लेकिन आपने पूछा इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हाँ मैंने सीखी हुई है।
मैंने बहुत तगड़ी वाली सीखी है। मम्मी ने पूछा कैसे, कभी आपने किया है क्या किसी को? वह बोली कि मैंने बहुतों को किया है, अब तो करना कम कर दिया है क्योंकि मेरे गांव में सबसे बनती है, ऐसा कोई दुश्मनी है नहीं, किसी से हो जाती है कभी कभार तो गुस्से में मैं कर देती हूँ, लेकिन अभी गुस्सा पे कंट्रोल करती हूँ। तो मम्मी ने पूछा कि आखिरी बार आपने टोना कब किया था? उस औरत ने बताया कल ही तो किया था। मम्मी पूछी किसके ऊपर, कैसे? तो उस औरत ने बताया कि मैं अपने छत पे चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी का यूज कर रही थी, तभी मेरी नजर मेरी खुद के भैंस पे पड़ी और मेरी भैंस तुरंत गिरी और बेहोश हो गई। मुझे समझ आ गया कि मेरे नजर पड़ने से ही उसको टोना लग गया है। फिर मैंने अपने गुरु को बुलाया और गुरु आके झाड़े, तब जाके मेरी भैंस ठीक हुई। फिर भी मेरे टोने का असर इतना था कि उसने सुबह में दूध कम दिया था। मम्मी ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरे सवालों से अगर आप परेशान हुई हो, आपको बुरा लगा हो तो, क्योंकि बस मैंने जानने के लिए पूछ लिया। अगर आप कह रही हैं कि हाँ आपने सीखा है तो मैं इस चीज को मान लेती हूँ। मम्मी भी मुस्कुराई, वो भी मुस्कुराई और उस औरत ने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा और चली गई। मम्मी को डर बन गया था कि कहीं मेरी बेटी को कुछ कर तो नहीं देना, उसने प्यार से हाथ रखा है। मम्मी ने सरसों वगैरह लेके मेरा पूरा माथा अच्छा। मैंने बोला मम्मी को, मम्मी ये सब पे विश्वास मत करो, ये सब नहीं होता है। मम्मी बोली कि होता है बेटा, होता है। मैं उस समय छोटी थी और स्कूल में जाती थी, इसीलिए मैंने उस समय विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने इस चीज को एक दो बार अपनी आंखों से देखा तब जाके मुझे विश्वास हुआ। दोस्तों उस डायन ने मुझे तो कुछ नहीं किया, बट एक सप्ताह बाद सुनने में आया कि उसने किसी लड़की के ऊपर कुछ कर दिया है। मम्मी ने मना किया। मम्मी बोली कि नहीं, उस लड़की के घर पे नहीं जाना है। मैं पूछी मम्मी से क्यों नहीं जाना है? मम्मी मुझे तो विश्वास नहीं है भूत प्रेत वगैरह पे, मैं तो जाऊंगी, मैं तो देखूंगी। मम्मी के मना करने के बावजूद भी चुपके से मैं गई थी देखने के लिए। जिस लड़की को डायन ने टोना किया था उस लड़की के ऊपर कोई आत्मा थी और वह बाल खोलकर झूम रही थी और बाद में थक के बैठ गई। उसके बाद से पानी मांग रही थी पीने के लिए। मतलब इतना भयानक सिचुएशन था कि देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बाद में लोगों ने डायन के गुरु को बुलाया और उसके बाद से झड़ाई फुकाई वगैरह हुआ, तब जाके वह लड़की सही हुई। इस तरह से मेरे गांव में बहुत सारे केस देखने को मिले। यह तो मामूली बात हो गई थी गांव वालों को। गांव वाले डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे थे और डायन अपने नेचर से बाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे टाइम निकला। जो डायन थी वह एक समय के बाद से बूढ़ी हो गई। बूढ़ी हो जाने के बाद से उससे चला वगैरह नहीं जाता था, शरीर कमजोर हो गया था। उसने बेड पकड़ लिया। बेड पकड़ने के बाद से पूरे 9 साल तक वह एक ही जगह पे लेटी रही। उसकी सेवा सत्कार उसकी बहू करती थी। बहू से भी वह डायन लड़ जाती थी। बाद में बहू ने भी सेवा सत्कार करना छोड़ दिया। बहू भी गाली देती थी और बोलती थी कि जैसा आपने किया है वैसा आज आप भुगत रही हैं। डायन के हाथ में कुछ भी नहीं था। जितनी भी आत्माएं थी वह सब आजाद हो गई थी और वह आत्माएं उस डायन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। रात में डायन चिल्लाती थी कि छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, मुझे मत नोचो, मुझे जाने दो, मुझे एक बार में ही मार दो, ऐसे मत तड़पाओ, जाने दो, छोड़ दो। मतलब इतना तेज तेज चिल्लाती थी कि रात में अगल बगल वाले सुनते थे। और जब वह चिल्लाती थी उसका चिल्लाना किसी से बर्दाश्त नहीं होता था। बहुत दर्द था उसके चिल्लाने में। जितना उस डायन ने लोगों के साथ अन्याय किया था सब कुछ वह भुगती। उसके बाद से उसने दम तोड़ा। और आप लोगों को पता है जिस इंसान ने उसे बद्दुआ दिया था कि तुम जिस दिन दुनिया छोड़ोगी तुम्हारे बॉडी में कीड़े रहेंगे, और यह हकीकत था। वह दुनिया तो छोड़ दी, उसके बावजूद भी उसके बॉडी में कीड़े रहे। उसको लोगों ने अंतिम संस्कार वगैरह किया। उस डायन की जो अवस्था थी ना, एकदम बुढ़ापे में चरपाई पे, नाखून बड़े बड़े काले काले, पूरे बॉडी पे दाग था, मानो जैसे कि किसी ने खूब ज्यादा मारा हो।
उसके पूरे स्किन झूल गए थे और सिर्फ हड्डी बचा था। उसका ना शरीर का हड्डी दिखता था और शरीर में बहुत ज्यादा कीड़े पड़ गए थे। उसकी दशा बहुत ज्यादा बेकार हो गई। गांव वाले बोलते थे कि यही नतीजा होता है, अगर आप यंग एज में किसी के साथ गलत करते हो तो बुढ़ापे में आपको भोगना होता है, क्योंकि यह कलयुग है। कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा करने के बाद से भुगतना पड़ता है। खैर कोई नहीं, जो डायन थी अब तो वह दुनिया में रही नहीं। और लोग बोलते हैं कि डायन के घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से किसी न किसी को डायन विद्या सीखनी होती है। अगर नहीं सीखेगा डायन विद्या और उन भूतों पे कंट्रोल नहीं पाएगा तो वह भूत उसके खानदान को बर्बाद कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है ये आप लोग मुझे बताएंगे। और रहा सवाल उसके घर में किसी ने डायन विद्या सीखी कि नहीं सीखी, ये तो मुझे नहीं पता है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाब की सच्ची घटित भूतिया कहानी। हाँ जी दोस्तों, आज लेके आई हूँ एक ऐसे अंधविश्वास के साथ जुड़ी हुई भूतिया कहानी जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत बार होगा, बट उसका रिजल्ट क्या आता है कभी आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में पंजाब के उस गांव में क्या घटित हुई थी। दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में एक सुखी फैमिली थी। उस फैमिली में 4 मेंबर थे, सरबजीत, उनकी वाइफ और उनके माता और पिता। ये चारों लोग बहुत ही ज्यादा खुशहाल थे, अपनी जिंदगी मस्त जी रहे थे। सरबजीत के शादी को 3 साल बीते थे और उनकी वाइफ को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ जिसका नाम इन लोगों ने प्यार से भोलू रखा। भोलू के जन्म के बाद से ही सरबजीत जी की यहाँ बहुत बड़ी घटना घटित हुई। 3 महीनों के अंदर ही सरबजीत, उसके माता पिता तीनों लोग गुजर गए। जो भोलू था उसको गांव वाले बदनसीब कहने लगे। गांव वाले उससे बहुत तरह के नामों से बुलाते थे, उल्टा सीधा वगैरह बोलते थे। यहाँ सरबजीत के ना रहने की वजह से भोलू अकेला पड़ गया था। उसकी जो माँ थी वह खेती करके अपने बच्चे को पाल रही थी। माँ को बहुत प्यार था भोलू से, लेकिन फादर ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं और दिन प्रतिदिन उन लोग की स्थिति खराब होते जा रही थी। दोस्तों, गांव वाले भोलू को मुसीबत बोलते थे कि यह मुसीबत है, जिधर से गुजर जाए उसके घर में कुछ ना कुछ समस्या करा ही देता है। जो भोलू था वह पहले इन सारी चीजों को इग्नोर करता था, लेकिन चीजें इस हद तक हो गई कि वह अकेला रहना पसंद करने लगा। स्कूल में भी बच्चे उसे टॉर्चर करते थे। गांव में कोई भी इंसान उससे बात नहीं करता था। वह अपनी माँ से थोड़ी मोड़ी बातें करता था, लेकिन धीरे धीरे माँ से भी बातें करना कम कर दिया। एक बार भोलू ने अपनी माँ को बोला कि माँ चलो इस गांव को छोड़कर हम कहीं और चलते हैं रहने के लिए, लेकिन भोलू की माँ ने मना कर दिया। बोला कि नहीं बेटा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, गांव में तो थोड़ी मोड़ी खेती है जिससे हम लोग का काम चल जाता है। अभी रुकते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तू बड़ा हो जाएगा, कमाने लगेगा तब चलेंगे। अभी हमारा कोई सहारा नहीं है, तू रुक जा, मेरा बात मानेगा ना। वह बच्चा हाँ बोलकर अपनी माँ को अपने रूम में चला गया और अकेले रहने लगा। भोलू की एक हैबिट हो गई थी जिससे उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। उसकी माँ बार बार कोई चीज पूछती थी तो वह सर डुला देता था, हाँ या ना। उसके बाद वह चला जाता था। स्कूल में टीचर से बात नहीं करता था, बाकी बच्चों से दोस्ती नहीं करता था। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। सोचो बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। मतलब हमारे समाज में अंधविश्वास की भी एक जगह है जो कि ठीक नहीं है। यहाँ पर बच्चा परेशान रहने लगा। उसकी माँ अपने बेटे की हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। वह पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, इसीलिए उनको लगा कि उनके बेटे को किसी ने जादू टोना वगैरह किया है।
फिर वह अगल बगल यानी पड़ोसियों को गाली गलौज देती थी, बोलती थी कि तुम लोग डायन हो, तुम लोगों को मेरी खुशी नहीं देखी जाती, तुम लोगों ने मेरे बेटे के ऊपर कुछ कर दिया है, पहले मेरा बेटा अच्छा था, अब इस तरह हो गया कि वह मुझे पसंद नहीं करता, मैं सबको देख लूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी लेवल की वह औरत अपने पड़ोसियों को गाली देकर लड़ती थी। बाद में पड़ोसियों ने बोला कि अगर तुमको डाउट है कि हम लोग जादू टोना वगैरह किए हैं तो एक काम करो, अपने बेटे को ले जाओ पंडित के पास, तांत्रिक के पास, उनके पास तो इलाज होगा ना। यह छोटी सी बात तो भोलू की मम्मी के दिल में लग गई। उन्होंने अपने बेटे को लेकर बहुत सारे पंडित तांत्रिक वगैरह को दिखाया। भोलू समझता था कि यह अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी ने जादू टोना वगैरह नहीं किया है। वह अपनी माँ को खुलकर भी बोला कि देखो माँ, यह सब झूठ है, किसी ने कुछ नहीं किया है, बस मेरा मन नहीं होता किसी से बात करने के लिए, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ, छोड़ दो। बेटे ने जब इतनी बात बोली तो माँ को ऐसा लगा कि चलो, मैंने पंडित जी से दिखाया तो मेरा बेटा इतना तो बात किया, आगे से कुछ भी होगा तो मैं पंडित जी और तांत्रिक के पास ही जाऊंगी। भोलू का बचपन इसी तरह कटा। उसकी माँ बार बार छोटी छोटी बातों पे तांत्रिक पंडित के पास जाया करती थी। भोलू सब कुछ देखता था बट कुछ बोलता नहीं था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, वह 24 साल का लड़का हो गया था। उसकी शादी की एज हो गई थी। उसकी माँ बोलती थी कि बेटा, मैं अपने मैके से या फिर तेरी मौसी के यहाँ से रिश्ता लाऊंगी, उससे शादी होगा, तू खुद से मत करना। भोलू भी सर डुला देता था कि हाँ मां, नहीं करूंगा। लेकिन भोलू को किसी लड़की से प्यार था। वह उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वह लड़की भी भोलू से प्यार करती थी। इन दोनों ने मिलके शादी करने का फैसला किया कि चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन भोलू को एहसास हुआ कि मेरी जो माँ है, जिसने मुझे बचपन से पाला है, मेरा इतना ध्यान रखती है, वह मेरे लिए इकलौती है, उसको नहीं छोड़ सकता। तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि मैं माँ को मनाता हूँ, देन शादी कर लेंगे। लड़की बोली कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह बात भोलू ने अपनी माँ को बोला। भोलू की माँ रेडी नहीं थी शादी कराने के लिए, लेकिन बेटा की प्यार को देखकर उन्होंने हामी भर दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, शादी तो करा दूंगी, बट सबसे पहले मुझे कुंडली मिलानी होगी तुम दोनों की। भोलू पूछा क्यों? माँ का जवाब आया कि देखो बेटा, कुंडली में जितने भी गुण होते हैं, लड़का और लड़की का मिलाना जरूरी होता है। अगर गुण नहीं मिले तो तुम लोगों का जो जीवन है वह कैसे बीतेगा, आगे चल के तुम लोग का मन नहीं मिलेगा। एक काम करो, यह सब कुछ मुझे करने दो। भोलू बोला कि ठीक है। भोलू ने अपनी गर्लफ्रेंड का कुंडली मंगाया और भोलू की माँ ने भोलू का और उसकी गर्लफ्रेंड की कुंडली लेकर पहुंच गई एक पंडित के पास। जो पंडित था वह बहुत बड़ा ढोंगी था। भोलू की माँ को यह बात नहीं पता था। वह बचपन से लेकर, जब भोलू छोटा था ना, उस समय से लेकर बड़े होने तक भोलू की माँ से बहुत ज्यादा पैसा ऐंठ चुका था। उस पंडित ने बोला भोलू का कुंडली देखकर कि देखिए, अगर आपकी बहू यह लड़की बनती है तो आपका बेटा बहुत ही जल्द दुनिया छोड़ देगा। अब यह सुनते से ही भोलू की माँ लगी रोने और उन्होंने पूछा कि इसका हल क्या है, बताइए। मेरा जो बेटा है वह इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। अगर मैं फोर्स करूं तो वह जीवन भर कुंवारा रहेगा और मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे का घर बसे। पंडित ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, क्या आप कर पाएंगे? भोलू की माँ ने तुरंत हाँ भर दिया। पंडित ने बताया कि अपने बेटे की शादी किसी पेड़ से करा दीजिए, ऐसे पेड़ से करा दीजिए जो बहुत पहले से हो। तो भोलू की माँ तुरंत रेडी हो गई, बोली कि बहुत सारा पेड़ है, मैं तो ऐसे बहुत सारे पेड़ों को जानती हूँ जो सालों से पड़े हैं। मेरे खुद के जमीन में एक पेड़ है जो कि बहुत ही विशाल है, लोग उसके नीचे बैठ के छांव लेते हैं, मैं उसी से करा दूंगी। पंडित ने कहा कि जिस दिन शादी होगा उस दिन तो मैं आऊंगा ही, और आप लोगों को बुला लीजिएगा ताकि बाराती टाइप से लगे। ये जो शादी है यह धूमधाम से होगी, और बाद में जो दूसरी शादी हम कराएंगे आपकी बहू से,
वह मंदिर में हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भोलू की माँ खुश हो गई। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इस उपाय से मेरा बेटा बच जाएगा, उसका दिल नहीं टूटेगा। जैसे जैसे पंडित ने कहा वैसा वैसा भोलू ने किया, क्योंकि भोलू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी माँ गुस्सा जाती और वह नहीं चाहता था कि उसकी शादी में कोई भी अड़चन आए, इसीलिए उसने वह सब कुछ किया जो पंडित और उसकी माँ ने कहा। भोलू पूरा रेडी होकर पेड़ के साथ शादी किया, प्रॉपर शादी किया। उसके बाद उसने कपड़े बदले, नहाए धोए, दूसरे कपड़े पहने और मंदिर में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी किया। गर्लफ्रेंड को लेकर जब वह घर पहुंचा, उसके बाद जो भी रस्म होता है वह सारा रस्म हुआ। बात आती है पहली रात की। ये दोनों अपने कमरे में गए और थोड़े ही देर में अचानक से आवाज सुनाई दी। लड़का जो था वह डर गया कि अरे ये तो माँ की आवाज है, माँ को क्या हुआ। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत ज्यादा घायल है, उनको चोट लगी हुई है। फिर भोलू अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके भागा और सुबह जब उसकी माँ डिस्चार्ज हुई तो घर पे आई। मतलब इन लोगों की पहली रात बर्बाद हो गई। दूसरी रात में जब ये लोग एक दूसरे के पास आए तभी इनके घर में आग लग गई। भोलू भागा आग बुझाने के लिए, काफी कुछ नुकसान हो गया था। घर जो था वह बर्बाद हो गया था। फिर ये एक दूसरे के पास नहीं आ सकते थे। धीरे धीरे भोलू ने घर को सुधारने की कोशिश किया। एक सप्ताह के बाद से फिर ये दोनों एक दूसरे के पास आए। तभी घर के सारे बर्तन एक दूसरे से लगे टकराने। ऐसा लगा कि कोई गुस्से में बर्तन पटक रहा है, सामान फेंक रहा है। ये पति पत्नी बाहर निकले अपने कमरे से। इन्होंने देखा कि घर में बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं और जो भोलू की माँ है वह सर पकड़ के आंगन में बैठी हुई है और रो रही है और यह बोल रही है कि जब से यह लड़की घर में आई है तब से मुसीबत आ गई है मेरे घर में। लोग मेरे बेटे को मुसीबत बोलते हैं, यह लड़की खुद आफत विपत मुसीबत है, यह सारी चीजें लाई है। यहाँ पर दुल्हन गुस्सा गई और उसने अपने पति को एक शब्द भी नहीं कहा। वह उस रूम को छोड़ के दूसरे रूम में सोने चली गई। जैसे ही लड़की दूसरे रूम में सोने गई सब कुछ खत्म, सब कुछ नॉर्मल हो गया। इधर भोलू पूरी रात सामान समेटता रहा। अगले दिन वह अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीबी तो बीबी होती है, जल्दी मानती कहाँ है। उसने बोला कि ठीक है, मैं एक ही कंडीशन पे मानूंगी कि तुम अपनी माँ को समझा दो कि ये सारी बातें मेरे साथ ना करे, अड़ोस पड़ोस में जो करती है बस वही करे, मेरे ऊपर लांछन ना लगाए। भोलू ने अपनी माँ को समझाया, बट भोलू की माँ को आदत था, वह किसी से भी छोटी छोटी बातों पे भी लड़ जाती थी, क्योंकि उनकी जिंदगी भी आसान नहीं रही थी और वह भी अकेले रही हैं, इसीलिए उनको गुस्सा जल्दी आता है। फिर भोलू और उसकी वाइफ मान गए एक दूसरे के साथ। वे लोग गए रात बिताने के लिए। तभी अचानक से उनको एक परछाई दिखाई दी दीवार पे और वह परछाई किसी नॉर्मल इंसान की नहीं थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और परछाई में औरत की परछाई थी। परछाई जो थी वह गुस्से से देख रही थी। ये लोग डर गए, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है इनके साथ। यहाँ पर भोलू की वाइफ ने चिल्लाया और पूछा, कौन हो, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों डरा रहे हो, हम डरते नहीं हैं। वो जो परछाई थी वह बाहर निकल गई और सामने आकर भोलू की वाइफ को बोली कि देखो तुमको डरना पड़ेगा, ये जो तुम अधिकार जता रही हो ये सब मत करो, ये जो आदमी है यह मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यहाँ पर भोलू की वाइफ ने पूछा, कैसे तुम्हारा है, शादी मेरे साथ हुई है, तुम कैसे हक जता रही हो, और वैसे तुम हो कौन। तभी भोलू की वाइफ को एक चाटा खींच के लगा और वह चिल्लाते हुए बोली कि देखो मैं इसकी पहली वाइफ हूँ, इसने मुझसे पहले शादी किया है, इसीलिए मेरा हक है इसके ऊपर, तुम दूसरी हो, बेहतर होगा कि तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
अब भोलू और भोलू की वाइफ थर थर कांप रहे थे। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में यह औरत क्या बताना चाह रही है, इसके साथ क्या हुआ है और यह क्यों बोल रही है। कुछ भी समझ में नहीं आया। भोलू जो था वह चुपचाप सारी चीजें देख रहा था। जब लिमिट क्रॉस हुआ तब उसने परछाई से पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम हो कौन, कहाँ से आई हो, ठीक ठीक बताओगी? अगर कोई समस्या है तो बताओ मुझे, मैं हल निकालूंगा। तब वह परछाई रोती हुई बोली कि देखिए स्वामी, आपने जो पेड़ से शादी किया था उस पेड़ के नीचे मैं थी, मुझे वहां बांधा गया था। आपने मेरे साथ शादी की है, इसीलिए मेरा हक है आपके ऊपर, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। आपने इससे दूसरी शादी की है, मुझे इससे नफरत है, क्योंकि बीवी एक ही होती है और मैं छोड़ूंगी तब तो आप वहां जाओगे ना, मैं आपसे बहुत प्यार करूंगी। यह सुनते से ही भोलू का माथा ठनका और उसने बोला कि यह कैसे संभव है, तुम तो आत्मा हो ना, और मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। जीवित इंसानों की शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके घर परिवार होते हैं, तुम्हारे साथ तो रहना संभव नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ भूल के कारण हुआ, मेरी माँ की वजह से हुआ। मुझे नहीं पता था कि तुम उस पेड़ के नीचे हो, वरना मैं ऐसा करता ही नहीं। मैंने माँ को मना किया था, फिर भी जबरदस्ती की शादी थी और मुझे सच में नहीं पता था। और तुम सुनो, कान खोलकर सुनो, ये जो औरत है जो जमीन पे पड़ी हुई है, इससे मैं प्यार करता हूँ, ये मेरी बीवी है, मैंने इसको बीवी माना है पूरे मन से, मैं इसके साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं। तो तुम मुझे माफ करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ। लेकिन जो आत्मा थी वह बहुत ज्यादा जिद्दैल थी। उसने बोला कि नहीं, संभव नहीं है, अगर आप प्यार से मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा। भोलू बोला कि कुछ भी हो जाए, इस बार मैं नहीं मानने वाला। लोग मुझे क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी माँ मुझे क्या बोलेगी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बीवी भी क्या बोलेगी मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। भोलू ने आत्मा को अपनाने से मना कर दिया। आत्मा जो थी वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसने भोलू की वाइफ पे अटैक कर दिया और बोला कि इसकी जीती जी तो तुम मुझे नहीं अपनाओगे, यह दुनिया छोड़ देगी, उसके बाद तुम किससे प्यार करोगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तुम मुझे ही अपनाओगे। उस आत्मा ने एक बार में ही वार किया और भोलू की वाइफ यूं चुटकियों में दुनिया छोड़ दी। उसको थोड़ा भी टाइम नहीं लगा, यह देखते से ही भोलू जमीन पे गिरा और बेहोश हो गया। भोलू की माँ जब सुबह रूम में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बहू अलग पड़ी है, बेटा अलग पड़ा है। जब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया तब डॉक्टर ने कंफर्म किया कि यह लेडी जीवित नहीं है, आपका जो बेटा है इसको सदमा लगा है। कुछ टाइम लगा, जब भोलू होश में आया तो वह उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उसको कुछ भी याद नहीं था कि पीछे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को पहचानता था, उसके सिवा वह कुछ भी नहीं पहचानता था। भोलू की माँ ने इंतजार किया कि मेरा जो बेटा है वह ठीक हो जाएगा। उन्होंने 3 महीने तक इंतजार किया, लेकिन भोलू का रूप चेंज नहीं हुआ। वह पागलों की तरह घूमता था, बाल बड़े बड़े हो गए थे, गंदे कपड़े पहनता था, नाखून बड़े थे, दाढ़ी मूछें आ गई थी, खाना भी ठीक से नहीं खाता था, क्या बोलता था किसी को कुछ पता नहीं, मन में ही बुदबुदाता था। उसका जो शरीर था वह धीरे धीरे गल रहा था। यह कंडीशन देखने के बाद से भोलू की माँ ने बहुत सारे तांत्रिक पंडित वगैरह से दिखाया, बट इसका हल किसी के पास नहीं था। रीजन यही कि भोलू की माँ जिस पंडित और तांत्रिक से मिलती थी वे सारे के सारे फ्रॉड थे। बेचारी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है, भोलू उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहाँ पर उसने शादी किया था। वहां से एक इंसान गुजर रहा था। उस इंसान की नजर भोलू के ऊपर पड़ गई। वह इंसान भोलू के पास आया, कुछ बातचीत वगैरह किया। उसके बाद से भोलू वहीं पे गिरा, बेहोश हो गया और यह गांव के किसी इंसान ने देख लिया था। वह दौड़ते हुए भोलू के पास गया, उसको उठाने की कोशिश किया, लेकिन भोलू उठा नहीं। फिर उसने भोलू की माँ को बुलाया
बेचारी औरत बैठी रही जब तक उसका बेटा होश में नहीं आया। जब बेटा होश में आया, उसने थोड़ी देर बाद अपनी माँ को पहचाना, पूरे गांव वालों को पहचाना, और वह पूछ रहा था कि मेरी बीबी कहाँ है, ले चलो मुझे उसके पास। भोलू की माँ के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बाद में बताया अपने बेटे को कि देखो तुम्हारी जो वाइफ है वह दुनिया छोड़ दी है। फिर भोलू को आराम से याद आया कि उस रात आत्मा ने ही ऐसा किया था, मेरी वाइफ को उसी ने मारा है। भोलू जो था वह सर पटक पटक के रो रहा था, वह चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि कहाँ चली गई, आओ आत्मा मुझे मारो, मैं तुम्हारा पति हूं ना, अब हक क्यों नहीं जताती, मुझे क्यों जिंदा छोड़ दी, तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, अगर आगे से तुम दिख गई तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। भोलू बहुत चिल्लाया, अपना पूरा गुस्सा बाहर निकाल दिया, और उसने अपनी माँ को जब पूरी की पूरी बात बताई तब वहां पर उस लेडी को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया, अपने बेटे की पेड़ से शादी कराकर और उस आत्मा को अपने बेटे की गले बांधकर उनसे गलती हुई थी। उन्होंने अपने बेटे से माफी मांगा और बोला कि आज की बात से मैं कभी भी किसी भी तांत्रिक और पंडित पे विश्वास नहीं करूंगी। माँ बेटे दोनों एक दूसरे के गले लग के रोए। फिर इन दोनों ने अपना सामान बांधा और उस गांव को छोड़कर कहाँ चले गए किसी को कुछ भी पता नहीं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो राही आया था, मतलब जहाँ पेड़ के नीचे भोलू बैठा था, वह राही नॉर्मल राही नहीं होगा, एक्चुअल में वह तांत्रिक या पंडित होगा जिसने आत्मा को अपने साथ लेके गया होगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ झारखंड की सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज की स्टोरी में एक दो आत्माएं नहीं, जबकि अनेक आत्माएं एक साथ जागृत हो गई और वे आत्माएं बहुतों का बहुत कुछ बिगाड़ के दम ली। दोस्तों आज की कंप्लीट वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि ये सारी आत्माएं कैसे जागृत हुई, आखिर किसकी गलती थी और कैसे ये आत्माएं शांत हुई और आत्माओं ने क्या क्या बिगाड़ा। ये आपको कंप्लीट तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे। आज की कहानी रूह को कपा देने वाली है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों झारखंड में एक दिलीप नाम का लड़का था जो कि ब्रोकर का काम करता था। वह लोगों को घर दिलाता था, फ्लैट वगैरह दिलाता था, बंगलो वगैरह दिलाता था, तो कमीशन खाता था, प्लस जमीनों को भी बेचता खरीदता था, प्रॉपर्टी का भी वह काम करता था, जिससे उसको काफी ज्यादा इनकम वगैरह होती थी। उसमें एक खासियत थी कि वह झूठी झूठी बातें कर लेता था लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। उसका पूरा का पूरा धंधा फ्रॉड वाला था। एक समय की बात है, दिलीप को एक ऐसी जमीन का पता चलता है जिसका कोई मालिक नहीं था। उसने पूरा छानबीन किया और सचमुच में उसका कोई मालिक नहीं निकला। एक तरह से बोलो तो वह सरकारी जमीन थी जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। तो दिलीप ने क्या किया कि उस जमीन का नकली पेपर बनवाया और ढूंढने लगा किसी अच्छे बड़े बिजनेसमैन को जिसको वह जमीन बेच सके, या तो उस पर फैक्ट्री डाला जा सके या फिर बंगलो वगैरह बन सके। जो भी बंगला वगैरह बनता वह पूरा बगीचा के साथ बनता, क्योंकि जो जमीन थी ना काफी बड़ी और चौड़ी थी, तो नॉर्मल इंसान उस जमीन को तो खरीद नहीं सकता। और दिलीप की जो मेहनत थी एक दिन रंग लाई। उसको एक इंसान मिलता है जिसका नाम है ओम प्रकाश, और ओम प्रकाश बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने झारखंड में अपने लिए एक बंगलो बनाने का फैसला किया, तो उसने इसी मकसद से उस जमीन को खरीदा।
जो दिलीप था उसको अच्छी खासी कमाई हो गई और उसने अपने अगले काम की तरफ बढ़ा और जमीन का जो भी पेपर था नकली वह ओम प्रकाश को दे दिया। दोस्तों, ओम प्रकाश ने क्या किया कि उस जमीन पर एक बंगलो बनाया, पूरा बगीचा के साथ। बंगलो जो था ना वो हाई फाई था, कोई भी एक नजर डाले तो उसका दिल उस पे आ जाए। और ओम प्रकाश उस बंगलो में अपनी माँ और बीबी के साथ शिफ्ट हो गए। ओम प्रकाश की जो वाइफ थी संगीता, उसको वहां पर अच्छा नहीं लगता था। वह अपने पति को बोलती थी कि हम लोगों को कहीं और रहना चाहिए, ये जो बंगला है मुझे भा नहीं रहा है, यहाँ पर बहुत तरह की नकारात्मक चीजें हो रही है, मुझे अजीब लग रहा है, मेरा यहाँ मन नहीं हो रहा है, तो एक काम कीजिए ना, आप चलिए। ओम प्रकाश जो थे उन्होंने अपनी बीबी की बात को टाल दिया। ओम प्रकाश ने अपनी बीबी को बोला कि देखो, मैंने बहुत ही मेहनत से बनवाया है और यह मेरा ड्रीम घर है, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी में रहना पसंद करूंगा, तुम ये फालतू की बातें मत करो। यहाँ पर ओम प्रकाश की वाइफ चुप हो गई, क्योंकि पति ने जो बोल दिया वो बोल दिया। ओम प्रकाश की माँ एक रात सो रही थी अपने रूम में, तो उनको किसी की रोने की आवाज आई। उन्होंने ध्यान दिया तो उनको पता चला कि एक दो लोग नहीं रो रहे हैं, करीबन 20 से 25 लोग चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। वह उठी, लाठी के सहारे वह गेट से बाहर निकली। उन्होंने जानने की कोशिश किया कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, बट उनको कुछ भी पता नहीं चला। फिर वह जाके सो गई। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तुम लोग को भी किसी की रोने की आवाज सुनाई दिया क्या? कहीं अड़ोस पड़ोस में कोई दुनिया तो नहीं न छोड़ दिया? तो ओम प्रकाश बोले कि माँ जाने दो ना, जो कुछ भी हो तुमको क्या लेना देना है, भूल जाओ। फिर वह बूढ़ी औरत दिन तो काट ली अच्छे से, रात में जैसे ही सोने गई उसको न पिछले रात की रोना धोना याद आया। वह जैसे ही सोई, थोड़ा सा उनका आंख लगा था, तभी उनको फिर से रोने की, चिल्लाने की, तड़प वाली रोना था, उस टाइप की आवाजें आने लगी। वह डरी और इस बार जो आवाजें आ रही थी वह अगल बगल से ही आ रहा था, क्योंकि आवाजें जो थी वो काफी तेज साउंड कर रही थी। इन्होंने फिर से अपना डंडा यानी कि छड़ी लिया और रूम से बाहर निकल के देखी तो कोई भी नहीं था, लेकिन जो रोने की आवाजें आ रही थी वह चालू थी। यहाँ पर बूढ़ी औरत आई, अपने बेड पे लेट गई, उनको नींद नहीं आ रही थी और जो आवाजें थी वह काफी ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वह आवाजें रोते रोते इनके पास आ रही हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इन्होंने फिर सुबह में अपने बेटे ओम प्रकाश को बोला कि बेटा, इस बार आवाजें बहुत तेज आई, क्या तुझे कुछ सुनाई दिया? उन्होंने अपनी बहू से भी पूछा, बट दोनों लोगों का जवाब था कि नहीं माँ, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। फिर रात में बूढ़ी औरत सो रही थी और गहरी नींद में थी, उनको इस बार आवाजें सुनाई नहीं दी, इसलिए वह रिलैक्स होके सो रही थी। उनको नहीं पता था कि जो आवाजें बहुत ही दूर से आ रही थी, धीरे धीरे पास में आई, वह आवाज उनके बेड के चारों तरफ आएगी। जैसे ही आधी रात हुआ, जो बूढ़ी औरत थी वह गहरी नींद में थी। अचानक से उसकी आंख खुली तो वह डर गई, क्योंकि आवाज अचानक से स्टार्ट हुआ रोने का और इतना तेज था कि उनकी आंखें तुरंत खुली और खुलने के बाद से वह धीरे धीरे उठ के अपने बेड पे बैठी। उन्होंने पाया कि उनके बेड के चारों तरफ लोग खड़े हैं, जिसमें औरत भी है, जेंट्स भी है। कुछ लोग तो बैठ के रो रहे हैं, कुछ लोग खड़े होकर रो रहे हैं, कुछ लोग कमरे में घूम घूम के रो रहे हैं। बहुत सारे लोग थे जो कि रोए जा रहे हैं। यहाँ पर बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा डर गई, उसको समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। जो रोना है वह एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हो रहा है। अगर कोई इंसान जो होगा वह चुप होगा तब तो सामने वाला कुछ पूछेगा। यह डरते डरते एक औरत के कंधे पे हाथ रख दे, तभी अचानक से रोना बंद हुआ। जो लोग भी उस कमरे में थे, जो लोग रो रहे थे, वे सारे के सारे सर ऊपर करके हंसने लगे और बहुत ही ज्यादा तेज तेज के हंस रहे थे।
जैसे कि उन्हें कुछ मिल गया हो। यहाँ पर बूढ़ी औरत को पता नहीं चला कि यह क्या हो रहा है। जिस औरत के कंधे पर बूढ़ी औरत ने हाथ रखा था, वह औरत अपना सर ऊपर की भयानक सा रूप ली और बूढ़ी औरत का गर्दन पकड़ के तुरंत घुमा दी। जैसे ही बूढ़ी औरत का गर्दन घूमा और वह बेड पे गिरी, उसके बाद ये सारी की सारी आत्माएं गायब। अगले दिन ओम प्रकाश अपनी माँ के कमरे में गया यह देखने के लिए कि मेरी माँ अभी तक क्यों नहीं उठी। माँ को तो आदत है सुबह उठ जाने की, लेकिन अभी तक नहीं उठी, आखिर बात क्या है। तो उन्होंने अपनी माँ को बहुत ही अजीब अवस्था में पाया। ओम प्रकाश यह देखते ही रोने लगा और अपनी वाइफ को चिल्ला के बुलाया और बोला कि तुम कहाँ थी, देखो ना माँ की ये हालत हो गई है, किसने किया है, पुलिस को बुलाओ, हम पता करेंगे, जिसने भी किया है हम छोड़ेंगे नहीं। ओम प्रकाश ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आया, मामला वगैरह पूरा दर्ज वगैरह किया, लेकिन पुलिस के भी परे थी कि यह कैसे हो गई। ओम प्रकाश की जो वाइफ थी वह लगी अपने पति से लड़ने और बोलने लगी कि मैं आपको बार बार बोल रही थी कि यह घर अच्छा नहीं है, छोड़ दो, लेकिन तुमने छोड़ा नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि हमने माँ को खो दिया। अब क्या चाहते हो, मुझे खोना? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, रहेंगे इसी घर में रहेंगे, हम ये घर नहीं छोड़ेंगे। ओम प्रकाश जो था वह अपनी माँ को खो चुका था, इसीलिए जितना कुछ भी उसकी वाइफ ने बोला सब कुछ उसने सुना और उसने फैसला लिया कि इस समय से मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ओम प्रकाश का जो घर था यानी जो बंगलो था वह उसका ड्रीम हाउस था, वह छोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन बीवी नाराज थी, इसकी वजह से उसने उस घर को छोड़ा और एक फ्लैट लेके शिफ्ट हो गया। उस दिन के बाद से उस बंगलो में बड़ा सा ताला लग गया। धीरे धीरे कुछ महीने बीते, जो ओम प्रकाश था उसके दिल और दिमाग में वह बंगला बस गया था। वह छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी वाइफ की वजह से वह मजबूर था। फिर उसने फैसला किया कि जब तक बंगला मेरे पास रहेगा तब तक मेरे अंदर उसमें रहने की चाहत होगी। अगर मैं उसे बेच दूं तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसने फिर उसी ब्रोकर को हायर किया जिसने उसको जमीन बेचा था। उसने बोला दिलीप को कि एक काम करो भाई, तुम किसी अच्छे आदमी को पकड़ो, मुझे यह बंगला बेचना है, मुझे इस बंगले से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना है, मैंने जितना में बनाया है उतना में ही बिक जाए तो मेरे लिए बहुत है। दिलीप ने एक इंसान को ढूंढकर ओम प्रकाश को दिया। ओम प्रकाश ने अपना बंगला चिंटू को दे दिया। जो चिंटू था उस घर का नया मालिक था और वह बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसको एक अच्छा बंगला मिला, वो भी कम प्राइस में। वह अपनी मंगेतर को लेकर उस बंगला में पहुंचा और दोनों साथ में रहना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही चिंटू और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों लोग उस बंगला में आए, 1 से 2 दिन तो अच्छे से गुजरा, उसके बाद से उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। जैसे ओम प्रकाश की माँ के साथ घटनाएं घटी थी हूबहू वैसा ही चिंटू की गर्लफ्रेंड के साथ होने लगा। चिंटू की जो गर्लफ्रेंड थी जिससे उसने सगाई कर लिया था, उसकी मंगेतर, वह रात में सोई हुई थी तो उसको लगा कि कोई है जो कि उसके अगल बगल घूम रहा है। उसकी आंखें खुली तो उसने किसी को भी नहीं पाया। वह बार बार पूछ रही थी कौन है, कौन है, कौन घूम रहा है, लेकिन उसको कुछ भी कोई भी दिखाई नहीं दिया। 1 सप्ताह और बीता होगा मुश्किल से। उसके बाद उसको भी धीरे धीरे रोने की आवाजें आने लगी। जो रोने की आवाजें आ रही थी वह काफी दूर से आ रही थी। चिंटू की गर्लफ्रेंड को यह अंदाजा भी नहीं था कि जो रोने की आवाजें आ रही है वह नॉर्मल इंसान की आवाजें नहीं है। वह अपने कमरे से बाहर निकली, छत पे गई और छत से उसने चारों तरफ नजर घुमाया तो उसने छत से देखा कि पूरा का पूरा मोहल्ला सुनसान पड़ा है, कोई भी रो नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही वह कमरे में आई उसको फिर से रोने गाने की आवाज आने लगी। उसने इस चीज को इग्नोर मारा और अपने फोन पे काफी टाइम तक लगी थी, फिर बाद में वह सो गई। फिर अगली रात उसको जो रोने की आवाजें आ रही थी वह एकदम पास से सुनाई देना स्टार्ट हो गई।
उसने नोटिस किया कि जो आवाजें हैं वह धीरे धीरे एकदम नजदीक आ रही हैं। उसको समझ में नहीं आया कि यह रोना धोना रोज रात में कौन करता है। उसने चिंटू से पूछा, बेबी तुमको भी आवाजें सुनाई देती हैं क्या? चिंटू ने पूछा, कैसी आवाजें? तो उस लड़की ने बताया कि कोई है जो रात में रोता है। एक दो इंसान नहीं रोता है, 10-12 लोग रोते हैं, ऐसी आवाजें आती हैं। चिंटू बोला कि तुम बेकार सपना देखी होगी, भूल जाओ और सो, यहाँ कोई रोता गाता नहीं है। चिंटू बार बार अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को इग्नोर कर रहा था। धीरे धीरे समय पास में आया। जो आवाजें थी वह चिंटू और उसकी गर्लफ्रेंड के कमरे तक पहुंच गई। चिंटू की गर्लफ्रेंड सोई हुई थी। उसको नहीं पता था कि जो आवाजें हैं आज वह एकदम से उसके सामने आएंगी और उसके साथ बुरा करेंगे। चिंटू की गर्लफ्रेंड को लगा कि कोई है जो मेरे एकदम सिरहाने बैठ के रो रहा है। वह घबरा के उठी। जैसे ही वह उठी उसने पाया कि बहुत सारे लोग उसके कमरे में हैं और सारे लोग रोए जा रहे हैं। इस लड़की ने किसी से भी कुछ भी पूछा नहीं। वह धीरे से अपने बॉयफ्रेंड को उठाने की कोशिश की, लेकिन जो बॉयफ्रेंड था वह बहुत ही गहरे नींद में सो रहा था। वह उठा नहीं, वह हिला तक नहीं। बेचारी ने छलांग लगाया और भागने की कोशिश किया गेट की तरफ कि मैं गेट खोलूं। लेकिन हुआ क्या, पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और वह जैसे ही घूमी देखने के लिए किसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कमरे में कोई नहीं और वह वहीं गिरी बेहोश हो गई। चिंटू की आंख जब सुबह खुली तो उसने पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड गिरी हुई है, बेहोश है। उसने उठाया अपनी गर्लफ्रेंड को, बेड पे लेटाया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बट जैसे ही चिंटू की गर्लफ्रेंड होश में आई, वह अजीब तरह का साउंड कर रही थी, अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रही थी। क्या बोल रही थी किसी को पता नहीं। कभी आवाजें मोटी, कभी आवाजें पतली। एक बार में 10-12 लोग बोल रहे हैं, इस टाइप की आवाजें निकाल रही थी। चिंटू घबरा गया। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान था। जब चिंटू और उसकी गर्लफ्रेंड उस बंगलो में शिफ्ट हुए थे तब वे एक दूसरे के साथ मिलके खाना वगैरह पकाते थे। बट यहाँ पे गर्लफ्रेंड बीमार थी और अकेले चिंटू से सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, इसीलिए उसने एक कुक हायर किया ताकि घर में खाना वाना बन सके। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको बहुत भूख लगता था और टाइम टू टाइम वह कुछ ना कुछ डिमांड करती थी जो कि चिंटू अकेले बना के खिला नहीं पाता था। उसने जो कुक हायर किया था करीबन वह 50 से 55 के आसपास का था और वह कुक घर में आया, उसने खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया और चिंटू को देता था। चिंटू जो था वह कमरे में यानी अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में जाता था, खाना वगैरह खिलाता था और प्लेट खुद लाता था बाहर। वह नहीं चाहता था कि कुक अंदर जाए या घर का कोई भी नौकर उस कमरे में जाए और उसकी मंगेतर को इस हालत में देखे। जो कुक था उसको डाउट हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है। उसने एक दिन चिंटू से पूछा कि भाई क्या समस्या है, बताओगे मुझे, मैडम नीचे क्यों नहीं आती, आप ऐसे ऊपर जाते हो, बहुत ज्यादा अजीब तरह की आवाजें आती हैं, कभी बर्तन गिरता है, कभी प्लेट टूटता है, कभी कुछ, आप मुझे बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो सके तो मेरे पास कोई हल हो। चिंटू जो था वह लगा रोने और उसने सारी की सारी समस्याएं बताया कि मेरी जो मंगेतर है करीबन 10 से 12 दिनों से इस तरह की हरकतें कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्या मैं उसे पागल खाना भेजूं या फिर मैं कुछ और करूं। तब कुक ने बोला कि चिंटू बाबू अपनी गर्लफ्रेंड को एक बार मुझसे मिला दो ताकि मुझे पता चले कि उसको हुआ क्या है, मैं तो देखूं कम से कम। तब चिंटू ने उस कुक को लेके गया ऊपर और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने खड़ा कर दिया कुक को। कुक जो था उसने अपनी थैला से कुछ अक्षत निकाला और मंत्र पढ़ के और मारा चिंटू की गर्लफ्रेंड पे। चिंटू की जो गर्लफ्रेंड थी वह उल्टे पांव लगी ऊपर की तरफ चढ़ने।
तभी कुक ने गंगा जल निकाला और फिर मारा लड़की के ऊपर। यहाँ पर चिंटू की गर्लफ्रेंड, जो कि दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, नीचे गिरी बेड पे और गिरने के बाद से लगी चिल्लाने कि मैं जल गई, मैं जल गई, मैं जल गया, मैं जल गया। क्योंकि जो गंगा जल होता है वह बहुत ही पवित्र होता है, अगर किसी आत्मा के ऊपर पड़ जाए तो आत्मा जल ही जाती है। यहाँ पर एक इंसान के अंदर से बहुत सारी आवाजें सुनकर वह कुक समझ गया कि नॉर्मल आत्माओं ने इसे नहीं पकड़ा है, बहुत ही भारी भारी आत्माएं पकड़ी हैं। और वह कुक यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे एक मामूली सी लड़की ने इतनी आत्माओं को अपने अंदर रखा है, फिर भी जिंदा है। कुक ने सवाल किया कि तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो, क्या चाहते हो, आखिर क्या हुआ है, इसने क्या बिगाड़ा है। वे सारी आत्माएं अपना अपना दुखड़ा बताने लगी। आत्माओं ने बताया कि देखो, इस जगह पे हमारा घर था, हम लोग को यहीं पर दफनाया गया था और यह बंगला बना तो हम सारे लोगों की जो जगहें थी वह हटाकर जहाँ पे हम लोग दफनाए गए थे उन सबको कबाड़ कर इन लोगों ने दूर फेंका और इस पे एक घर बनाया। यह तो हमारा स्थान था, हम लोग यहीं पे थे, हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये लोग आ गए रहने के लिए, इसीलिए हम लोगों ने इनको पकड़ा, इनको सताया है और इन लोगों को मारने का प्लान किया है। कुक जो था वह नॉर्मल इंसान नहीं था, वह एक बहुत ही भारी तांत्रिक था। उसने बोला कि देखो, जिसने इस जमीन पर घर बनाया वह कोई और था और इन लोगों ने इस घर को खरीदा है और ये लोग आए हैं रहने के लिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। तुम लोग गलत इंसान से उलझे हो, इन लोगों का तो कोई दोष नहीं है, तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो, एक काम करो, छोड़ो और जाओ। आत्माओं ने बोला कि नहीं, कभी नहीं, ये नहीं हो सकता, हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तब उस तांत्रिक ने बोला कि ठीक है, तुम लोग रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, हम लोग चले जाएंगे, तुम लोग इस बंगला में रहो, राज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आत्माएं बहुत ही जिद्दी थी, उन लोगों ने बोला कि नहीं छोड़ेंगे, इसको भी यहीं रखेंगे और इसको तो हम मार देंगे। तांत्रिक ने बहुत ही मुश्किल से चिंटू की गर्लफ्रेंड को बचाया। जैसे ही आत्माओं ने शरीर को छोड़ा चिंटू की गर्लफ्रेंड की, उसके शरीर में कुछ नहीं था, एकदम हड्डी थी। उसको चिंटू तुरंत हॉस्पिटल लेके भागा और भर्ती किया। चिंटू की जो गर्लफ्रेंड थी उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि बहुत आत्माओं ने उसे जकड़ रखा था। और उस तांत्रिक ने उस बंगलों को बांध दिया, बड़ा सा ताला लगा दिया और चिंटू को बोला कि देखिए, अब इसके अंदर आप लोग प्रवेश मत कीजिए अगर अपनी जिंदगी चाहते हैं तो, क्योंकि यह बंगला एक दो आत्माओं से नहीं, कई 100 आत्माओं से बंधा हुआ है और इतना आसान नहीं है इसको तोड़ के अंदर रह पाना। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। आप इस बंगलों को किसी और को मत बेचिए, क्योंकि जो भी फैमिली रहने आएगी वह बहुत ज्यादा परेशान होगी। जैसे तांत्रिक ने बोला वैसे ही चिंटू ने किया। जो तांत्रिक था उससे पता चल गया था कि जहाँ पर यह बंगला बना है वह नॉर्मल मिट्टी नहीं है, वहाँ पर पहले कब्रिस्तान था, जो कि लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पे कब्रिस्तान था और वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं रहती थी। इसीलिए लोग जब भी घर बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिट्टी को जचवाते हैं पंडित से, तांत्रिक वगैरह से, कि देखो यहाँ पर कोई आत्मा वगैरह तो नहीं है ना जो हमें आगे चल के परेशान करे। लेकिन यहाँ पर ओम प्रकाश ने मिट्टी को नहीं जचवाया था, इसके वजह से ओम प्रकाश ने अपनी माँ को खोया और यहाँ पर चिंटू लकी था कि उसकी गर्लफ्रेंड बच गई। आज की जो कहानी है यह एक गांव की सच्ची घटित कहानी है। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये एक स्मिता नाम की लड़की ने मेरे साथ शेयर किया है, जो कि इसी कैंपस में रहती है, तो उसने मना किया है गांव का खुलासा करने के लिए, इसीलिए मैं गांव का नाम तो नहीं लूंगी बट डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह स्मिता के पड़ोसी के साथ घटित कहानी है। स्मिता के पड़ोस में एक आंटी थी जिनको बेटा चाहिए था और ऑलरेडी उनको 4 बेटी थी।
वह बार बार ट्राई करती थी बेटा के लिए। उनके पेट में जब जब बेटा रहता था तब तब उस बेटे को कोई ना कोई मार देता था, यानी कि कोई दुश्मनी की वजह से जादू टोना के द्वारा मार देता था। स्मिता की जो आंटी थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उनकी जो चाहत थी बेटा वाला वह पूरा नहीं हो पा रहा था। कम से कम 5 से 6 बच्चे उनके खराब हुए थे। उन्होंने बहुत जगह पे तांत्रिक वगैरह को दिखाया, पंडित वगैरह को दिखाया, आखिरकार उनको एक लड़का रहा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जो औरत उनके ऊपर जादू टोना वगैरह करती थी दुश्मनी से, उसको बहुत ही लेट पता चला कि स्मिता की आंटी प्रेग्नेंट है, तो उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दिया उस बच्चे को मारने के लिए। लेकिन जो बच्चा था वह सही सलामत था। एकदम से आखिरी टाइम आ गया था डिलीवरी का और इनको, स्मिता की आंटी को पेन उठा और लोग उनको डॉक्टर के पास लेके भागे। जो औरत डायन थी जो दुश्मनी से ये सारी चीजें कर रही थी, उसने एक बहुत बड़ा हवा का झोंका छोड़ा। स्मिता की आंटी जो थी वह शरीर से कमजोर थी और वह उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई। डिलीवरी के टाइम पे ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बट अच्छी बात ये हुई कि उनको एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। जो बच्चा था छोटा वाला, उसकी परवरिश उसकी दादी कर रही थी। डायन जो थी वह चाहती थी छोटे वाले बच्चे को मारना, लेकिन यह चीज पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। स्मिता की जो आंटी थी वह दुनिया छोड़ने के बाद से चुड़ैल हो गई थी और वह लोगों के ऊपर आती थी और अपनी इच्छाएं बताती थी। वह बार बार अपने छोटे वाले बच्चे को देखने के लिए आ जाती थी, क्योंकि वह जब तक जीवित रही उन्होंने अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से पेट में पाला था और उनकी इच्छा थी लड़का पालने की, लड़का देखने की, लड़का होने की चाहत थी। लड़का हुआ बट वह जीवित नहीं बची। जब स्मिता की दादी को पता चला कि उनके घर में एक आत्मा आती है जो कि घूमती है बच्चे के अगल बगल, तो उनको डर हुआ कि कहीं छोटे वाले बच्चे को वह अपनी दुनिया में ना लेते जाए। इसीलिए उन्होंने एक जानकार को बुलाया और घर को अच्छे से बंधवा दिया। यहाँ पर स्मिता की आंटी बहुत गुस्साई, क्योंकि घर बंद जाने की वजह से वह घर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, इसीलिए उनको बाहर रहना पड़ता था। दोस्तों, जो कोई भी स्मिता के घर से बाहर निकलता था, द्वार पे, बसवाड़ में या गांव वगैरह में जाता था, वह उसके शरीर पे आ जाती थी। बहुत ज्यादा खेलती थी। खेलना मीन्स बाल वगैरह खोल के घूमना, इधर उधर करना, और वह खुल के बोलती थी कि मुझे स्थान दे दो, मुझे पूजो, मुझे घर में रखो, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपने बच्चे को देख के खुश हूँ। जब यह बात उस छोटे से बच्चे की दादी को पता चला तो उन्होंने तांत्रिक को बुलवाया और एक स्थान दे दिया अपनी बहू को। उस दिन के बाद से उस घर में सब कुछ सही चलने लगा। और स्मिता की जो आंटी थी, जो कि आत्मा बन चुकी थी, जब उनको स्थान मिला तो उन्होंने अपनी सासू माँ को सपना दिखाया और बताया कि मुझे मारने वाली एक औरत है जो कि हमारे पड़ोस में रहती है, आप उससे मेरे बच्चे को बचा के रखिए। जैसे ही उस बच्चे की दादी ने यह सपना देखा, वह समझ गई और वह इस चीज को समझ गई कि जो मेरी बहू है वह घर की रक्षा करती है, वह बुरी आत्मा नहीं है, वह कुछ भी ऐसा वैसा नहीं चाहती है। तो उस दिन के बाद से उस घर पे जो कोई भी खतरा मंडराता था, वह आत्मा अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर देती थी। दोस्तों, रहा सवाल बच्चे का, तो वह बच्चा बच गया। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है यह बहुत ही छोटी कहानी थी। तो आप लोग बताओ, आज की कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पानीपत की सच्ची घटित कहानी। आज की जो भूतिया कहानी है यह करीबन 50 से 55 साल पहले की कहानी है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। पानीपत में एक दुल्हन आती है शादी करके, जिसका नाम है चांदनी और उसके पति का नाम है रमेश। और ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते थे, अच्छे कपल थे।
और इन दोनों की शादी जो हुई थी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से हुई थी। लेकिन चांदनी की सासू माँ को चांदनी पसंद नहीं थी। चांदनी की एक छोटी बहन थी सरोज, तो चांदनी की सासू माँ चाहती थी सरोज को बहू बनाना, लेकिन चांदनी बड़ी थी, इसकी वजह से रमेश के साथ चांदनी की शादी हो गई। चांदनी अपने तरफ से बहुत कोशिश करती थी सासू माँ को खुश रखने के लिए, लेकिन वो खुश नहीं होती थी। रमेश जो था वह शादी के 6-7 महीना तक गांव में रहा, उसके बाद वह कमाने के लिए शहर चला गया। पहले के समय में लोग साइकिल से या फिर पैदल या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, तो जो इंसान कमाने के लिए दूर शहर जाता था उसको गांव रिटर्न आने में काफी महीनों लगते थे। यहाँ पर चांदनी प्रेग्नेंट थी और उस घर में अकेली इंसान थी जो सरवाइव कर रही थी। सास, ननद, ससुर, देवर सारे लोग मिलकर उसको परेशान करते थे। चांदनी 6-7 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी दशा पर किसी को भी तरस नहीं आता था। ननद और सास उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे और बोलते भी थे कि तू किसको बताएगी अपना दुख, मैके तो तू जाएगी नहीं और भैया तो यहाँ पे है नहीं, तो तू बोलेगी तो किसको बोलेगी। अगर मेरा भाई आता भी है तो बच्चे हो जाने के बाद आएगा, छोटे वाले भाई के शादी में आएगा। तुम कितनों भी कुछ उसको बोलोगी तो वह तुम्हारा विश्वास क्यों करेगा, भाई तो मेरा है ना। यह बोलकर चांदनी की ननद ने उसको बहुत मारा, इतना मारा कि उसको दर्द उपट गया, मीन्स कि दर्द बढ़ गया। यहाँ पर चांदनी अपनी सासू माँ को, ननद को, देवर को, सबको बोलती थी प्लीज वैद्य को बुला दीजिए या फिर कोई ऐसी लेडी को बुला दीजिए जो डिलीवरी करा दे, क्योंकि मेरा बच्चा जो है ना वह होने वाला है। घर वाले उसके बातों का किसी ने भी यकीन नहीं माना, उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया और वह लेडी सच बोल रही थी। जो बच्चा था उसके पेट में वह उल्टा था और बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हो रहा था। इन लोगों ने उसकी इतनी ज्यादा पिटाई कर दी थी कि बिना टाइम कंप्लीट हुए 7वें महीने में ही बच्चा होने लगा। यहाँ पर बेचारी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने दुनिया छोड़ दिया। जो बच्चा पैदा हुआ था वह भी कमजोर था, कुछ घंटों बाद उसने भी दम तोड़ दिया। यहाँ पर घर वाले डर गए कि जब रमेश लौटेगा शहर से तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। उसको पता था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके बाद वह शहर गया है, कुछ तो बोलने के लिए चाहिए ना। घर में बहुत ज्यादा हलचल मची थी इसी बात को लेकर। यहाँ पर रमेश का छोटा भाई सुरेश अपने पूरे घर वालों को एक ही बात समझाई कि देखो सारे लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलेंगे तभी भैया को यकीन होगा, वरना उनको यकीन नहीं होगा। हम सब यही बताएंगे कि भाभी डिलीवरी के समय दुनिया छोड़ दी और हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश किया छोटा वाला बच्चा को बचाने के लिए, लेकिन वह बच्चा बचा नहीं क्योंकि वह 7 महीने का था और आपको आने में देरी थी, इसीलिए हम लोगों ने क्रियाक्रम वगैरह जो भी होता है सब कर दिया। दोस्तों रमेश जो था वह गांव लौटा, 3-4 महीनों बाद लौटा जब उसके छोटे भाई की शादी फिक्स थी। उस डेट के आसपास वह आया। जब उसने चांदनी को नहीं पाया तो घर वालों से सवाल किया तो घर वालों ने सेम बात बोल दी कि देखो तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ। बेचारा बहुत ज्यादा रोया गाया, लेकिन कर भी क्या सकता है। फिर उसने बोला कि मैं लाइफ टाइम अकेले रहूंगा। यहाँ पर रमेश की माँ बोल रही है कि क्यों, तू अकेला क्यों रहेगा, चांदनी की छोटी वाली जो बहन है उससे शादी करा देते हैं। रमेश ने बोला कि भाई की शादी तो अगले सप्ताह है और इतना जल्दी शादी करना ठीक नहीं है, आप लोग छोटे वाले करो, मेरा छोड़ दो। तो रमेश की माँ बोली कि नहीं बेटा, अगर छोटे वाले भाई की शादी हो जाएगी तो तेरे साथ समस्या होगा, कोई भी तुझे अपनी लड़की नहीं देगा, तो बेहतर है कि हम चांदनी के घर वालों से बात करते हैं ताकि वह सरोज से तेरी शादी करा दे। रमेश को पूरे घर वालों ने मनाया और शादी के लिए रेडी किया। दोस्तों दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन पे हो गई।
सरोज जब शादी करके पहुंची ससुराल तो उसको उसकी सासू माँ मानती थी, सिर्फ और सिर्फ चांदनी को पसंद नहीं करती थी। सरोज दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, समझदार थी, घर का काम भी करती थी और कैसे लोगों को सीधा किया जाता है उसको अच्छे से पता था। यहाँ पर रमेश सरोज से शादी तो कर लिया था बट वह उसके क्लोज नहीं जाता था, उससे डिस्टेंस बना के रखता था और इस चीज को सरोज भी समझती थी। उसने अपने पति को पूरा भरपूर समय दिया। धीरे धीरे दिन कटे। सरोज उस घर में रहते हुए अपनी बहन के बारे में सोच रही थी कि मेरी बहन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह दुनिया छोड़ दी। बहन तो काफी हेल्दी थी, अच्छी थी, ऐसे कैसे छोड़ दी। उसने घर वालों से बहुत तरह के सवाल पूछे लेकिन घर वालों ने नकार दिया। घर वालों ने बोला कि डिलीवरी के समय उसके साथ हादसा हो गया। सरोज अपनी बहन को बहुत ज्यादा मिस करती थी क्योंकि दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। दोस्तों, एक दिन की बात है, सरोज घर का काम करके जा रही थी सोने के लिए, तभी उसको झटका लगा और वह जमीन पे गिर के बेहोश हो गई। घर वालों ने देखा तो उसको उठाया, दांत वगैरह लग गया था तो उसको तोड़ा और घर वालों को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। जब सरोज होश में आई तो उसने अपने बाल वगैरह खोल दिए और लगी डांस करने। आंगन में उसने बहुत कूदा फाना, नाचा। घर वालों ने सवाल किया कि क्या हुआ है, तुम्हें कुछ बताओ, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे थे। घर वालों के बार बार सवाल करने पे सरोज ने एकदम से अपनी आवाज भारी करके बोली कि मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं चली गई? नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं आ गई हूँ और मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरा बच्चा आया है। यह सुनने के बाद से रमेश का दिमाग ठक्का। उसने सरोज से सवाल किया कि हमारी शादी को तो मात्र कुछ ही महीने हो रहे हैं, तुम्हारा बच्चा कहाँ से आ गया और बच्चा दिख क्यों नहीं रहा है? तुम क्या कह रही हो, खुल के बताओ। तब सरोज ने रोते रोते रमेश को सारी कहानी बता दी। दोस्तों, घर वाले जो थे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे सरोज की हरकतों से। दोस्तों, सरोज जो थी वह कभी भी कहीं भी खेलना स्टार्ट कर देती थी। मतलब यह कि बाल वगैरह खोल लेती थी, डांस करती थी, कुछ भी बोलती थी, बड़बड़ाती थी, मतलब अजीबो तरह की हरकतें करती थी। जो भी इंसान उसे देखता था तो वह बोलता था कि इसको ले जाओ, किसी अच्छे भगत के पास लेके जाओ क्योंकि इसके ऊपर भारी आत्मा है। घर वालों ने बहुत सारे तांत्रिक को बुलाया और दिखवाया, लेकिन एक तांत्रिक ने भी न्याय नहीं दिलाया और तांत्रिक लोगों ने कंफर्म किया कि सरोज के ऊपर सचमुच में आत्मा है और वह आत्मा कोई और नहीं, आपके घर की बड़ी बहू है जो कि प्रेगनेंसी में दुनिया छोड़ी थी। उसी कारण वह चुड़ैल बन गई है और उसका जो बच्चा था वह भी आत्मा बन गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक आत्मा है। तांत्रिक ने कहा कि इस तरह के चुड़ैलों से पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप उसको कहीं पे बांध देंगे तो कल आजाद होगी तो वह फिर मारेगी। तो बेहतर है कि उसके साथ डील कीजिए और पूछिए कि उसको क्या चाहिए। जो कुछ भी मांगे आप लोग उसको दीजिए और उसको शांत कीजिए। घर वाले तांत्रिक के पैरों में गिर गए और बोले कि आप ही पूछ के बता दीजिए कि उसको क्या चाहिए। सरोज के बॉडी में चांदनी की आत्मा थी। जब तांत्रिक ने सवाल पूछा चांदनी की आत्मा से, तब उस आत्मा ने कहा कि सारे लोग सबसे पहले इस बात को मान ले कि उन लोगों ने गलती किया है, सारी की सारी घटना मेरे पति को सच सच बताए तभी मैं छोड़ूंगी। तो घर वालों ने माना क्योंकि जो आत्मा थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, तांत्रिक के भी हाथ नहीं लग रही थी। जब रमेश को सच्चाई पता चला तो वह फूट फूट के रोया और उसने खुद माफी मांगा उस आत्मा से और बोला कि मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, मुझे गांव में रहना चाहिए था, खेती वगैरह करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि मेरे घर वाले ही तुम्हारे खिलाफ इतना ज्यादा साजिश रचेंगे। आत्मा जो थी वह भी रो रही थी। फिर तांत्रिक ने बोला कि अब तो तुम खुश हो ना,
सारे लोगों ने मान लिया तो उस आत्मा ने बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बदला लूंगी। तांत्रिक बोला कि माफ कर दो, और क्या चाहिए ये बताओ। तब उस आत्मा ने बोला कि ठीक है, माफ तो कर दूंगी, लेकिन एक और कंडीशन है। तांत्रिक ने पूछा क्या? घर वाले भी पूछ रहे थे क्या? तब उस आत्मा ने बताया कि देखो, मेरा जो बच्चा है बहुत ही छोटा है, गोद में है, उसको मैं पाल रही हूँ, लेकिन जिस दिन वह बड़ा होगा वह अपना हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा। तुम लोगों ने मेरे देवर की तो शादी करा दी, कल को उसका भी बच्चा होगा तो वह अपना हिस्सा लेगा। मेरे बेटे को न्याय कैसे मिलेगा? मेरे बेटे को न्याय चाहिए, कौन दिलाएगा न्याय? तब यहाँ पर रमेश ने बोला कि सब कुछ तुम्हारे बेटे का है, सब वही लेगा, घर में कोई नहीं लेगा। यह सुनने के बाद से वह आत्मा और भी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और बोली कि नहीं, मुझे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे का हिस्सा दे दो, जितना भी बनता है मैं उतने में ही खुश हूँ। यहाँ पर तांत्रिक ने उस आत्मा से सवाल पूछ लिया, चलो हम तुमको हिस्सा दिए, लेकिन बताओ तुम्हारा बेटा क्या करेगा? वह जमीन ऐसे ही पड़े रहेंगे, उसका कोई यूज नहीं है। बेहतर है कि जो इंसान जीवित है, धरती पे है, वह उस खेत का यूज करे। तुम अपने बेटे के लिए कुछ और मांग लो, तुमको भी पता है कि बेटा आकर हल नहीं चलाने वाला। यहाँ पर आत्मा शांत हो गई और उसने बोला कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोग यह सब कुछ मत दीजिए, मुझे और मेरे बेटे को सिर्फ एक जगह पर थोड़ा सा जमीन दे दीजिए और हमें वहां पर स्थान दे दीजिए, हम वहीं पे खुशी खुशी रहेंगे। फिर रमेश ने उस आत्मा से बात किया और पूछा कि कुछ और चाहिए तो भी बता दो। उस आत्मा ने बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे को जीवन भर आप लोग पूजोगे, क्योंकि इसका कोई दोष नहीं था, यह ऐसे ही शिकार हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे घर के देवता को पूजा जाता है वैसे ही मेरे बेटे को पूजा जाए। रमेश ने स्वीकार लिया, पूरे घर वालों ने इस बात को माना और उस दिन के बाद से उन दोनों को स्थान दिया गया और उनकी पूजा होने लगी। उस दिन के बाद से वे आत्माएं अपने घर वालों को कभी भी परेशान नहीं करते थे। अगर आत्मा को कोई चीज चाहिए होता था तो वह अपनी बहन यानी कि सरोज की बॉडी पे आकर डिमांड करती थी कि हाँ, मुझे ये चीज चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो घर वाले दे देते थे, फिर वह शांत हो जाती थी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ गया की सच्ची घटित भूतिया कहानी। दोस्तों, गया के पास में एक जगह है, वहां पर एक लड़का था जिसका नाम था सूरज। वह अपनी माँ के साथ रहता था। सूरज की 12th तक की पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छे से हो गई, मतलब उसने गांव से ही पढ़ाई किया। उसको आगे पढ़ाई करने का मन था, इसीलिए उसकी माँ ने उसको पटना भेजा और बोला कि बेटा मन लगा के पढ़ना, क्योंकि घर की दिन दशा तुम जानते हो। लड़का बोला कि ठीक है माँ, और वह पटना में रह के पढ़ाई कर रहा था, साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। सूरज हमेशा कॉलेज नहीं जा सकता था, इसीलिए उसने कोचिंग ज्वाइन किया और उसकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी लड़की से हो जाती है जिसका नाम है संध्या। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और 3 साल तक ये लोग रिलेशन में रहते हैं और आगे जाके इन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद से सूरज संध्या को बोलता है कि गांव चलो, क्योंकि मेरा जो घर है वह गांव में है। तो संध्या मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, मैं हमेशा से पटना में रही हूँ तो मैं यहीं रहूंगी, मैं गांव नहीं जा सकती। अगर तुमको गांव जाना है तो गांव जाओ, कुछ दिन रहो, फिर आ जाओ। यहाँ पर सूरज रेडी नहीं होता है पटना में रहने के लिए। वह बोलता है कि मेरी माँ अगर रेडी हो जाएगी पटना में आने के लिए तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो मैं माँ के साथ गांव पे रहूंगा, तुम अपना देख लो। यह सुनने के बाद से संध्या के पूरे बॉडी में मानो जैसे कि आग लग गई हो। संध्या चिड़चिड़ा के रह गई। उसने बोला कि नहीं,
ऐसा कभी नहीं होगा। संध्या ने सूरज को धमकाया कि देखो तुम मेरे साथ रहोगे, अगर तुम गांव गए, अगर रिटर्न नहीं आए टाइम से तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी और तुमको रहना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। फिर सूरज ने प्यार से संध्या को समझाया और बोला कि देखो मेरी जो माँ है वह गांव की रहने वाली है, उसको शहर पसंद नहीं आएगा और माँ बूढ़ी है इसलिए मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। एक काम करो, हम दोनों गांव चलते हैं, 2-3 महीना रहेंगे और माँ को किसी भी तरह से मना के पटना ला लेंगे। इस बात पर संध्या रेडी हो गई। संध्या जो थी वह ऑलरेडी 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी और वह जाके गांव पे रही। उसका जो बेबी था वह 7 महीने का हो गया था। संध्या ने बहुत तरह से कोशिश किया कि उसकी सासू माँ पटना आ जाए रहने के लिए, लेकिन सासू माँ तैयार नहीं थी। उन्होंने अपनी बहू को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, बट बेटा के मोह माया में उन्होंने अपनी बहू को रखा। सूरज की माँ का ये कहना था अपने बेटे से कि बेटा तू अपने कास्ट में करता, तू कहाँ का लड़की उठा के लाया, मैं इसे कभी भी नहीं अपना सकती। तब सूरज ने माँ को बताया और समझाया कि देख माँ तू मान जा, वह माँ बनने वाली है, कुछ दिनों में अपने यहाँ बच्चा होगा, तू अपना ले, मेरा बच्चा है, तू कैसे छोड़ रही है, क्या तुझे मुझसे प्यार नहीं है। इस तरह की बातें करके सूरज ने अपने माँ के दिल के अंदर थोड़ा सा बहू के लिए प्यार मोहब्बत वगैरह जगाया। इधर संध्या गांव में रह रह के इरिटेट हो चुकी थी, उसका मन था कि वह आ जाए पटना। सूरज जो था वह संध्या को 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन ऐसा करके रोक रहा था। इन दोनों के बीच में हर रोज लड़ाई होता था। एक दिन की बात है, संध्या और सूरज बहुत ज्यादा लड़ाई कर लिए। जो संध्या थी वह अपने भाई को बुला के पटना रिटर्न आ गई। अब सूरज इतना ज्यादा टेंस था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था टेंशन, इसीलिए उस लड़के ने इवनिंग के समय पर कुछ उल्टा सीधा खा लिया। अब सूरज की पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, मुंह से गाज वगैरह निकलने लगा। सूरज की माँ ने देखा तो उनका रूह तक कांप गया। वह डर गई और बेटे से पूछने लगी कि बता तूने क्या खाया है, क्यों खाया, क्या करूं मैं तेरा। सूरज की माँ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपने गांव के नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाकर उसको भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल वाले जो थे उन्होंने सूरज को लेने से मना कर दिया। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक था कि सूरज की माँ के पास पैसे नहीं थे। जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर था उसने बोला कि देखिए आप अपने बेटे को पटना लेके जाइए या फिर कहीं और लेके जाइए, हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम आपके बेटे को भर्ती नहीं लेंगे। सूरज की माँ डायरेक्टर के चरणों में गिर के बोली कि प्लीज बाबू साहब रख लीजिए मेरा बच्चा, नहीं तो दुनिया छोड़ देगा, इसको कुछ खाए हुए काफी समय हो गया है और यह होश में भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं उतना दूर लेके नहीं जा सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। तब डायरेक्टर ने बहुत ही कड़े शब्द का इस्तेमाल किया और बोला तुम बच्चा क्यों पैदा कर लेती हो जब यह सारा चीज नहीं हैंडल कर सकती। यह बात सूरज के कानों में पड़ी और सूरज की माँ रोने लगी। सूरज की माँ ने आंचल फैला के बोला कि प्लीज आप मुझे भीख दे दीजिए, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। यहाँ पर जो डायरेक्टर का दिल था वह नहीं पिघला और डायरेक्टर जैसा बोलेगा वैसे ही डॉक्टर सब वगैरह करेंगे। बहुत सारे लोग इस चीज को देख रहे थे, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि जो डायरेक्टर से उलझ जाए। यहाँ पर सूरज के माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने अपने नाक का खील, कान की बाली और पाँव में जो उन्होंने पहन रखा था पायल और बिच्छू निकाल के डायरेक्टर को दिया, साथ में 1300 रुपए भी दिए और बोली कि मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, आप रख लीजिए, बाकी मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। डायरेक्टर जो था उसने देखा, मतलब ज्वेलरी थोड़ी मड़ी, तो वह ज्वेलरी उठा के फेंक दिया और बोला कि अपने जैसा समझ के रखी हो, ले जाओ इसको, निकालो यहाँ से। डायरेक्टर ने गार्ड को बुला के सूरज की बॉडी को उठवा के और हॉस्पिटल के बाहर फेंकवा दिया
और उस रात बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पर सूरज अपनी माँ से एकदम धीमी आवाज में बोल रहा है कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमको मेरी वजह से किसी के पैरों में गिर के मेरे जान की भीख मांगनी पड़ेगी। ये लोग बहुत ही ज्यादा खराब है, माँ मुझे माफ कर दो। और तुम संध्या को कभी भी कुछ भी मत बोलना, उससे प्यार से रहना, क्योंकि मेरे दुनिया छोड़ देने के बाद से मेरा अंश उसके पास है, तो तुम मेरे बच्चे को अपना लेना। अगर संध्या छोड़ भी दे तो संध्या को माफ कर देना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हम दोनों ने प्यार किया था, शादी किया था, शायद मेरी किस्मत में गलत लड़की लिखी हुई थी इसलिए आ गई, लेकिन तुम यह सब कुछ भूल जाओ, मुझे छोड़ दो माँ। तुम मत कोशिश करो, तुम कितनों भी कोशिश करोगी कुछ नहीं होने वाला, मैं नहीं बच पाऊंगा। इतना बोलने के बाद से सूरज ने दम तोड़ दिया, वो भी हॉस्पिटल के सामने। उसकी जो माँ थी वह रोने लगी, छाती पीटने लगी, चिल्लाने लगी, उनको थोड़े थोड़े टाइम पे दांत लगने लगा। दोस्तों यह सारा सीन देख के कुछ लोगों ने सूरज की माँ की मदद की। उन लोगों ने सूरज की माँ को और सूरज के बॉडी को गांव पे भिजवा दिया जहाँ से ये लोग थे, और उसके बाद से सूरज का क्रियाक्रम वगैरह सब कुछ हो गया। यहाँ पर सूरज की माँ घर में अकेली पड़ गई थी, उनको देखने वाला कोई नहीं था। जब संध्या को पता चला कि सूरज ने ये सब कुछ कर लिया है, तब संध्या पटना में ही रह गए। उसने अपनी सासू माँ को देखने के लिए एक बार भी गांव नहीं आई, और ना ही संध्या के सासू माँ के अंदर हिम्मत थी कि वह अपनी बहू को देखने पटना आ सके। दोनों लोग दो जगह पे हो गए। दोस्तों सूरज को गुजरे हुए मात्र 15 से 20 दिन ही हुए थे कि सूरज की माँ को पता चला कि जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब जाकर उनको थोड़ी सी शांति मिली, उनको थोड़ा सा अच्छा लगा कि जिसने मेरे बेटी के साथ अन्याय किया, भगवान ने आज उसके साथ न्याय किया। बट सूरज की माँ को नहीं पता था कि डायरेक्टर जो था वह कैसे दुनिया छोड़ा। दोस्तों डायरेक्टर के साथ बहुत बड़ी घटना घटित हो गई और लोगों ने उस हॉस्पिटल को भूतिया हॉस्पिटल बोलना स्टार्ट कर दिया। डायरेक्टर जो था वह मीटिंग हॉल में बैठकर मीटिंग कर रहा था और बहुत सारे लोग थे जो उसको सुन रहे थे। तभी वहां पर उसको कुछ दिखाई देता है दीवार के सामने, और वह इंसान जो दिखाई दे रहा है वह चिल्ला रहा था कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, ऐसा करके चिल्ला रहा है। जो डायरेक्टर था वह बहुत ही ज्यादा घबरा गया, पसीने पसीने हो गया। वह चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है कौन हो, कहाँ से आए हो। इस चीज को सारे लोग देख रहे थे और लोगों को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर का रिएक्शन दिखाई दे रहा था। डायरेक्टर जो बोल रहा था वह लोगों को सुनाई दे रहा था, लेकिन डायरेक्टर किससे बात कर रहा है यह किसी को भी ना ही दिखाई दे रहा था ना ही सुनाई दे रहा था। यहाँ पर उस मीटिंग हॉल में जितने लोग थे सारे लोग डरे थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग तो मीटिंग हॉल छोड़ के चले गए, कुछ लोग वहीं पे थे। जो डायरेक्टर था वह हवा में उठ गया और हवा में उठने के बाद से डायरेक्ट नीचे गिरा। और यह सीन जितने लोगों ने देखा सारे लोगों ने भूत भूत करना स्टार्ट कर दिया और लोग लगे भागने। उस हॉल की लाइट जलने लगी, बंद होने लगी, जलने लगी, बंद होने लगी। मतलब इस टाइप का भयानक सीन हो गया था। जो डायरेक्टर था उसकी अचानक से गर्दन घूमी और वह जमीन पे गिरा और गिरा ही रह गया। यह घटना बहुत ही ज्यादा भयानक थी। कुछ घंटों बाद बहुत सारे लोगों ने हिम्मत करके उस मीटिंग हॉल में गए, तो उन लोगों ने डायरेक्टर को इस कंडीशन में देखा, फिर उनको निकाला वहां से और उसके बाद से जो भी अंतिम संस्कार वगैरह होता है उसकी विधि स्टार्ट कर दिया। और डायरेक्टर का जो बेटा था वह अमेरिका में रहता था और अमेरिका में एक अच्छा प्रसिद्ध डॉक्टर था। उसको पता चला तो उसने फ्लाइट लिया इंडिया आने के लिए। अभी वह रास्ते में ही था, तभी डायरेक्टर की वाइफ का भतीजा जो कि उस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहा था वह पहुंचा।
जिस दिन डायरेक्टर ने दुनिया छोड़ा था उस दिन वह लड़का जिसका नाम रोहित था वहां पे उपस्थित नहीं था, क्योंकि वह छुट्टी पे था। यहाँ पर जैसे ही रोहित ने डायरेक्टर यानी अपने फूफा जी को देखा तो उसके अंदर एक आइडिया आया। उसने सबको दिखावा किया कि यह बहुत ही बुरा हुआ है, पुलिस केस करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और जब बाकी डॉक्टरों ने रोहित को बताने की कोशिश किया कि भूत का किया धरा है तो उसने विश्वास नहीं किया और उसने बोला कि आप सब पढ़े लिखे हैं, कैसे आप इन सारी चीजों पे ध्यान दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन डॉक्टरों ने बोला कि देखो जो कुछ भी हो आज के बाद से हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम छोड़ के जा रहे हैं। रोहित ने अपने फूफा जी के बॉडी को लिया और घर पे आया। जब उसका भाई अमेरिका से पहुंचा तब दोनों ने मिलके क्रियाक्रम वगैरह कर दिया। अगले दिन इवनिंग में रोहित ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया और वह हॉस्पिटल में आया और हॉस्पिटल को देख के मुस्कुरा रहा था और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि फाइनली यह हॉस्पिटल मेरा हो गया। फूफा जी तो रहे नहीं और उनका इकलौता बेटा जो भैया है वो तो अमेरिका में रहेंगे। इसका मतलब इसका वारिस तो मैं हुआ ना। अब आगे जितने भी पैसे होंगे सब मैं छापूंगा। पहले मुझे हिस्सा मिलता था, अब पूरा का पूरा हॉस्पिटल मेरा हो जाएगा। लोगों ने झूठ मूठ का अफवाह फैला रखा है कि यहाँ पर भूत है, कोई भूत वगैरह नहीं है। मैं सबको यकीन दिलाऊंगा और हॉस्पिटल पहले जैसा फिर चलेगा, फिर कमाई होगा और मैं पैसे ही पैसा छापूंगा। रोहित यह सारी चीजें बोल रहा था, सोच रहा था, मुस्कुरा रहा था और हॉस्पिटल का हर एक कोना घूम घूम के देख रहा था। तभी रोहित को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई इंसान खड़ा है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो। तब रोहित ने पूछा कि कौन हो, क्या हुआ है तुम्हें, क्या चाहते हो? तो उस इंसान ने बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो, मैं नहीं बचूंगा। और जो लाइट थी ना वो जल रही थी, बंद हो रही थी, मतलब एकदम भूतिया वाला सीन हो गया था। यहाँ पर रोहित थोड़ा थोड़ा डर रहा था। उसने बोला कि नहीं, तुम्हारा इलाज यहाँ नहीं हो सकता, तुम यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो। तब उस इंसान ने सवाल किया जिसके पेट में दर्द था कि तुम डॉक्टर हो ना? तब रोहित ने बोला कि हाँ। तो तुम अकेले इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तब रोहित का जवाब आया कि देखो भाई, मेरा सर मत खाओ, तुम यहाँ से जाओ। बार बार उस इंसान के पूछने पे रोहित ने बोला कि लोग झूठ मूठ का अफवाह फैला दिए हैं कि यहाँ पर भूतिया कांड हुआ है, भूत प्रेत वगैरह है, लोग हॉस्पिटल खाली करके चले गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 दिन ही हुआ है इस हॉस्पिटल को बंद हुए, मैं इसको दोबारा ओपन करूंगा, भूत प्रेत वगैरह कुछ भी नहीं होता, तुम यहाँ से जाओ। तभी अचानक से वह इंसान हंसने लगा जिसके पेट में दर्द था। और वह इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वह सूरज की आत्मा थी। सूरज की आत्मा ने जिस तरह से डायरेक्टर को मारा था उसी तरह से रोहित को मार डाला। अब अगले दिन जैसे ही डायरेक्टर के बेटा को पता चलता है कि उसके भाई के साथ यह सब कुछ हो गया है तो वह हॉस्पिटल भागता हुआ आया और अपने भाई की बॉडी को लेके गया और जो भी क्रियाक्रम होता है वह सब कुछ किया। फिर डायरेक्टर के बेटा ने फैसला किया और अपनी वाइफ को बोला कि देखो, हम लोग तो अमेरिका में ही रहेंगे, तो क्यों ना इस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं। डायरेक्टर की बहू ने बोला कि देखिए, आप प्रॉपर्टी के पीछे मत पड़िए, जो होना था वो तो हो गया, मम्मी जी को लेते हैं हम लोग और अमेरिका बस जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को जाने दीजिए। तब डायरेक्टर के बेटे ने बोला कि नहीं, पापा ने बहुत ही मेहनत से खड़ा किया है और बेचेंगे इसको तो कुछ पैसे हमें मिल जाएंगे। ये दोनों कुछ महीनों तक इंडिया में रहे और बहुत ज्यादा कोशिश किए कि हॉस्पिटल को किसी को बेच दे, बट कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। बाद में हार कर इन लोगों को अमेरिका जाना पड़ा। उस दिन के बाद से जो हॉस्पिटल था वह वैसे के वैसे ही सुनसान पड़ा रहा। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।